तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर और एक्सरे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और ऊपर से प्रीवियस ईयर में भी जो लेजर और एक्सरे से क्वेश्चन आया है वो इसी सिलेबस से ही आया है, जो आप लोग देख रहे हो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे लेजर का और एक्सरे का, तो यही सिलेबस से पूछा गया है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास को हम लोग। लेजर में बस दो ही टॉपिक है, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ लेजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेजर को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे है लेजर प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। ऊपर में लेजर गायब हो गया, लेजर भी है ऊपर में। ठीक है, तो देखिए, लेजर का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर, लाइट, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इट इज ए डिवाइस। लेजर क्या एक डिवाइस है जो बीम प्रोड्यूस करता है। कैसा बीम? कैसा बीम प्रोड्यूस करता है लेजर? लेजर लाइट नहीं है, लेजर डिवाइस है जहां से बीम निकलता है। The laser is a device that produce a light with some remarkable properties. कौन सा प्रॉपर्टीज? यही प्रॉपर्टीज कि लाइट इज कोहेरेंट। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को लिखते हैं एक एक चीज क्लियर करते जाते हैं। द लाइट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या होता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि इन चार में से कौन सा लेजर का प्रॉपर्टी है, तो कोहेरेंट उसका ऑप्शन था। कोहेरेंट मतलब होता है इन सेम फेज। द लाइट विद द वेव, इसका पीडीएफ देंगे हम तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा लिखा हुआ सारा चीज। द लाइट विद द वेव्स, और क्लास भी कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। विद द वेव्स, लाइट विद द वेव्स, ऑल एग्जैक्टली इन द सेम फेज। जब सेम फेज में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट। लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। जो लेजर लाइट होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। इसका मतलब देखिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, इसी में से एमसीक्यू बनेगा, इसलिए देखते चलेगा। मोनोक्रोमेटिक होता है मेरा लाइट हुज वेव्स ऑल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। उसके बाद क्या होता है, लाइट हैज यूनिक डायरेक्शनली। सारा लाइट एक डायरेक्शन में जाता है यूनिक डायरेक्शनली, क्योंकि लेजर लाइट क्या होता है, एकदम फोकस मारता है उस पर, शार्प फोकस होता है। इसका मतलब शार्प फोकस लेजर का है, उसमें से क्या बताता है, यूनिडायरेक्शनली, वही शार्प फोकस बताता है। और एक्सट्रीमली इंटेंस क्या है, द बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस। इंटेंस मतलब कि बहुत ज्यादा हाई ब्राइटनेस रहता है। इंटेंस हाई ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा हाई ब्राइटनेस, कोई आंख में मार देगा तो अंधा हो जाएगा, इतना ज्यादा हाई ब्राइटनेस रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रॉपर्टी चार सामने आ गया। कोहेरेंट है, लाइट विद द वेव्स ऑल एग्जैक्टली इन द सेम फेज, मोनोक्रोमेटिक, ऑल हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यूनिडायरेक्शनली मतलब शार्प फोकस रहता है, जो फोकस मारता है एकदम। मोनोक्रोमेटिक याद रखिएगा, इससे क्या होता है कि सारा सारा वेव का एक सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रहता है। सारा लाइट जो जा रहा है उसका सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यूनिडायरेक्शनली मतलब शार्प फोकस, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा हाई ब्राइटनेस रहता है। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। पहला था प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो एप्लीकेशन उसको कंप्लीट करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए, अभी थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद आगे और बताएंगे। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे देखिए, जब हम लोग फोटोइलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि जब लाइट गिरता है किसी पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है ना, भागने लग जाता है वो।
जब किसी मेटल पे अगर गिरता है लाइट तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, एटम एक्साइटेड हो जाता है। तो वही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट जो एनर्जी आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। पंपिंग मेथड क्या होता है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जो हम लोग लेने के लिए जो पंप करते हैं उसी को बोलते हैं पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड कैसे हो सकता है, वो जो कोई मेटल पे हम लोग लाइट गिराएंगे, तो लाइट गिराते हैं तब भी तो वो पंप हो जाता है, तो वो भी एक मेथड होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हीट हो जाएगा, हीट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एटम ये हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, वो भी एक मेथड होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। हीलियम न्यूक्लियर लेजर लेजर में क्या होता है, 90% हीलियम रहता है, 10% नियॉन रहता है, गैस होता है, गैस दोनों गैस ही है, दोनों गैस अलग है। ठीक है। हम लोग आते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन को समझ लेते हैं, जो हम लोग का सिलेबस है। हाँ फोटो ले लिए हैं, हम फोटो ले लिए हैं, फोटो ले लिए हैं जी, ठीक है, टेंशन नहीं है। फोटो हम पहले ले लिए क्योंकि हमको पता है कि मिटाना पड़ सकता है कुछ कुछ समझाने के लिए इसको। देखिए एप्लीकेशन देखिए, किस किस चीज में यूज होता है। बारकोड को रीड करने की, जो मॉल वॉल में जो बारकोड, समझ गया ना, ये वो बारकोड नहीं है, ये वो बारकोड नहीं है भैया, कितना रुपया हुआ, ये वो बारकोड है। देखिए होंगे ठग से मारता है, बारकोड मारता है मॉल में, कोई कोई दुकान में सामान के ऊपर एक कोड लगा लगा रहता है, तो बारकोड मार के देखता है ना, चेक करता है बारकोड मार के, और प्राइस टैग लगा, सब कैलकुलेट हो जाता है। याद होगा, आप लोग देखे होंगे मॉल में गए होंगे, तो एक बारकोड मारता है, सर सामान के ऊपर एक कोड लगा रहता है बार, उससे लेजर निकलता है। ठीक है, रीड कर लेता हूँ। इंग्रेविंग एंड इम्प्रेसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स, जैसे नंबर प्लेट हो गया, नंबर प्लेट, उसके बाद कोई भी बड़ा कंपनी का जो प्लेट्स रहता है जिसमें उसका नाम लिखा रहता है, उसके लिए भी लेजर का यूज होता है। ठीक है। कटिंग बहुत ज्यादा इंटेंस होता है तो कटिंग के लिए भी यूज होता है, ड्रिल करने के लिए भी यूज होता है, गड्ढा करते हैं ज्यादा देर मारिएगा तो, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है। फॉर डिस्ट्रॉइंग किडनी स्टोन, कैंसर सेल्स, जो किडनी स्टोन हो जाता है वहां पे, उसमें भी लेजर मारते हैं हम लोग बहुत बार, वो भी उपचार होता है कि किडनी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कैंसर सेल्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन मिलिट्री, डायरेक्ट द वेपन्स टुवर्ड्स द टारगेट, क्या करता है लेजर, एकदम टुवर्ड्स टारगेट के टुवर्ड्स में वो डायरेक्ट कर देता है। ठीक है। और लेजर तो आजकल एक हथियार के रूप में भी यूज हो रहा है ना आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इंटेंस है। लेजर मारेंगे तो उसका ड्रोन गिर जाएगा, देखे होंगे आप लोग। इसराइल बहुत आगे बढ़ गया सब चीज में। मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, क्या करता है, प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करता है, जैसे कि मून टू अर्थ, ये डिस्टेंस मेजर कर सकता है। ठीक है, अलग अलग प्लेनेट का बहुत दूर दूर डिस्टेंस मेजर कर सकता है। हेलोग्राफ्स एंड प्रिंटर्स, ये प्रिंटर्स के लिए आपने बता दिए थे। डेंटल सर्जरी के लिए यूज होता है ये, डार्ट का सर्जरी के लिए। उसके बाद आई सर्जरी के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी, टैटू रिमूवल के लिए यूज होता है। देखिए होंगे अच्छा अच्छा, अगर आप लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ब्यूटी पार्लर, तो क्या करता है, जो रिंकल्स हो जाता है, फिर कोई दाग हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है, उसको हटाता है लेजर से। ठीक है। तो घर में ट्राई मत कीजिएगा किसी का, नहीं तो पता चला कि मुंह में गायब हो गया, ऐसा नहीं, गायब नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रहता है। तो क्या करता है, कॉस्मेटिक्स सर्जरी के लिए, रिमूविंग टैटू, टैटू को हटाने के लिए देखो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो। ठीक है। स्केयर, जो स्केयर होता है, स्क्रैच, मार्क्स, रिंकल, सबको हटाने के लिए लेजर का ही यूज होता है, लेजर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। इसको थोड़ा रुकिए क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम बाद में समझाएंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गया, एप्लीकेशन ऑफ लेजर समझ में आ गया। ठीक है। लेजर क्या होता है, द लाइट इज कोहेरेंट, मतलब सारा सेम फेज में होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऑल हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यूनिडायरेक्शनली मतलब शार्प फोकस। इंटेंस मतलब हाई ब्राइटनेस। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ मॉल में देखे होंगे, और भी कोई भी दुकान में रहता है, जो जाते हैं उनको पता होगा, बहुत सारे दुकान में रहता है। देखिए सबसे देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब क्या होता है, स्टूडेंटेड ऑब्जर्वेशन समझ गए, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसका डेफिनेशन, कि व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन का एनर्जी क्या रहता है जी, एच इंटू म्यू, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जब फोटोन किसी बॉडी पे इंसिडेंट करता है तो एटम गेट्स एक्साइटेड, मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, और वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट का एनर्जी को, और उसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग को याद करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। एक बार इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब होता है
नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स ऑक्यूपाइंग इन एनर्जी स्टेट। इसके बारे में एक बेसिक चीज बता देते हैं जहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है और रटने वाला चैप्टर है, क्योंकि सब पहले से 35 लोग दिए गए हैं, तो बस रटना है आप लोगों को। जो खोज किया वो कुछ ना कुछ नया चीज देते गया है। ऐसे देखिए, एक चीज समझिए, पॉपुलेशन, ये पॉइंट याद रखिएगा। और लेजर में हम लोग का न्यूमेरिकल भी, एक्सरे में न्यूमेरिकल भी करना है, तो वो भी हम लोग करेंगे आराम से। और पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। देखिए, अगर समझ में आया, समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका बोलने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन क्या करता है। पॉपुलेशन मीन्स, इस केस में पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स। एक्टिव एटम्स, तो यहां पे यूजुअली पॉइंट को हम लिख देते हैं पहले, पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल इज हाई एंड हायर एनर्जी लेवल हैव लो क्या, एक्टिव एटम्स। यूजुअली क्या होता है कि लोअर एनर्जी लेवल में हाई एक्टिव एटम्स रहता है। एक्टिव एटम्स का तो समझ रहा है ना, जो मूव करने के लिए तैयार है, एक्टिव है वो। एंड हायर एनर्जी लेवल है लो एक्टिव एटम्स। उसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड इमिशन प्रॉपरली, ठीक है, स्टिमुलेटेड, हम लोग क्या करते हैं, लाइट ड्रॉप कराते हैं। जहां उस पर लाइट ड्रॉप करता है, क्या हो जाता है, जनरली अगर नॉर्मली रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल रखा, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेट है, मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, और ये हाई एनर्जी लेवल है। ठीक है, और एन है मेरा नंबर ऑफ क्या, एक्टिव एटम्स। तो इसको मान लेते हैं N1, N1 है ग्राउंड में और N2 है मेरा हाई एनर्जी लेवल में। तो N1 ग्रेटर देन N2 होगा, N1 में ज्यादा होगा N2 से क्या, एक्टिव एटम्स। बट जब हम लोग लाइट फॉल कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हाई एनर्जी लेवल में ज्यादा असर आने लग जाता है ना एक्टिव एटम्स। तो क्या हो जाता है, जब लाइट फॉल कर जाता है, फोटोन जब उसमें ड्रॉप करता है, in order to produce simulated emission properly, population of higher excited state to be greater than that of lower। मतलब इस केस में क्या हो जाता है कि मेरा N2 में ज्यादा हो जाता है N1 के मुकाबले। ठीक है, इनको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए, हम समझाते रहे। पॉपुलेशन किसका डेफिनेशन है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्ब, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा। जब उसमें ड्रॉप किया, वो भंग लग गया। पॉपुलेशन इन्वर्सन मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्जन हो रहा है। पॉपुलेशन मींस कि नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स। यूजुअली पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल इज हाई एंड हायर एनर्जी लेवल इज लो। हायर एनर्जी लेवल में लो एक्टिव एटम्स होता है जनरली, और लोअर एनर्जी लेवल में हाई होता है। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कराने के लिए जब करवाते हैं, जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तब क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हायर लेवल में ज्यादा हो जाता है। ये जब फोटोइलेक्ट्रिसिटी पढ़े में समझ में आ रहा होगा, जब लाइट उसमें फॉल किया, फॉल करने के बाद स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद वो एक्साइटेड हो जा रहा है। जो मेटल में जो लाइट फॉल करता है, जिसको हम लोग फोटोइलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, N2 में ज्यादा हो जाता है। नहीं तो अगर रखा हुआ है नॉर्मली, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो N1 में ज्यादा रहेगा। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है समझिए, बस समझने लायक है, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं इससे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस चीज बता रहे हैं। ठीक है, बस एक्स्ट्रा चीज बता दे रहे हैं, जान जाइए, काम आ सकता है अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा तो, पूछने का चांस कम है। बस इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो टॉपिक है सुनिएगा क्लास, इसके लिए अलग से नोट सुनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पंपिंग मेथड, पंपिंग क्या बोले थे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के लिए भेजने के लिए जो करते हैं मेथड यूज करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से
हायर एनर्जी लेवल। वैसे ऐसे समझिए, ठीक है। अगर हम लोग पानी को मूव करा रहे हैं, कहां से कहां, अगर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में पानी मूव करना, जहां बहुत हाई एनर्जी वहां से लो एनर्जी लेवल में, तो क्या ज्यादा एनर्जी लगेगा, फोर्स देना पड़ेगा, वो अपने आप ही मूव करेगा हाई से लो। बट समझिए, अगर ऊपर ढलान, ऊपर हाइट से अगर पाइप लगा हुआ है और पानी को नीचे, तो ग्रेविटी खींच लेगा उसको, हाई एनर्जी से लो आराम से बहेगा। बट अगर इधर से भेजना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पंप का यूज करेंगे। पंप जो पानी को खींचता है नीचे से, तो वही पंप है, पंपिंग। तो इसीलिए जब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल लेके जाते हैं तो हमको पंप का यूज करना पड़ता है। पंप का यूज करना पड़ता है। पंपिंग मेथड क्या क्या होता है, पहला तो ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल में समझना, लाइट जब फॉल करता है, वही फोटो इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड। तो ये जनरली सॉलिड्स के लिए होता है, जैसे मेटल, मेटल सॉलिड से रहता है, उसमें हम लोग लाइट फॉल कराते हैं, एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। और उसके बाद लेजर मीडियम, रूबी क्रिस्टल, एग्जांपल रूबी क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल में फॉल करा दिया मान लीजिए हम लोग, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, हाई एनर्जी लेवल में ज्यादा एटम्स हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद कौन सा मेथड, बस मेथड जान लीजिए क्या क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी बोलते हैं। एक्साइटेशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पंपिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस, ठीक है। बस मेथड जान लीजिए कौन कौन सा मेथड होता है, क्योंकि ये सब सिलेबस में नहीं है। तीसरा मेथड एक केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकली रिएक्ट कराते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन मेथड, ठीक है, केमिकल पंपिंग। चौथा मान लीजिए है इनइलास्टिक एटम एटम कॉलिजन, एटम एटम कॉलिजन, कॉलिजन को करवाएंगे तभी वो एक्साइटेड हो जाएगा और लोअर से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा वो, ठीक है। अगर एटम को हम लोग कोलाइड करेंगे तभी होगा। अब देखिए, हीलियम न्यूक्ली में क्या होता है, 90% हीलियम रहता है और 10% आपका नियॉन रहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा आए यहां पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं। क्या क्या आप लोग देख रहे हो, क्या क्या टॉपिक है एक्सरे में, इसी में हम लोग न्यूमेरिकल है। लेजर से दो क्वेश्चन आ सकता है, पहला आएगा प्रॉपर्टी से, कोहेरेंट याद रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक याद रखिएगा, यूनिडायरेक्शनल मतलब याद रखिएगा, फोकस बहुत शार्प है, और हाई इंटेंसिटी मतलब हाई ब्राइटनेस है, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन, दो क्वेश्चन आएगा और दो अलग अलग जगह से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग एक्सरे, एक्सरे में क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरे पढ़ना है। एक्सरे क्या है, एक चीज बताते हैं, देखिए ये जो कूलिंग ट्यूब है, ये कुछ अलग चीज नहीं है। जो आप लोग नॉर्मल सब देखते हो ना, आप लोगों को फिगर दिख रहा है, पूरा फिगर दिख रहेगा तो समझा देंगे पूरा हम, ठीक है। थोड़ा सा सामने लेके आते हैं, देखिए ये फिगर देखिए, ये कूलिंग ट्यूब का फिगर है, ठीक है। रुकिए रुकिए, ये कूलिंग ट्यूब का फिगर है। तो देखिए, एक्सरे का डिस्कवरी कौन किया था, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्गटन ने किया था इन 1885, बस रॉन्गटन इन 1885। तो अब देखिए क्या बोलता है ये, कूलिंग ट्यूब कुछ अलग चीज नहीं है, इसी को बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। जिस ट्यूब से एक्सरे जनरेट होता है इसी को बोलते हैं कूलिंग ट्यूब, इसी को बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। क्या करता है ये देखिए, एक रहता है कैथोड, निगेटिव से कनेक्ट, एक रहता है एनोड, बैटरी से कनेक्ट रहता है। आप लोगों को पता होगा कि जब सरफेस पे हम लोग लाइट फॉल कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, या जब कोई बॉडी को हीट करते हैं तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिशन करता है हीट देने के बाद, ठीक है। तो एक कैथोड है इधर और एक एनोड है इधर, ठीक है, जो निगेटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव से कनेक्ट है। यहां पे इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इकट्ठा हो जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सरे जनरेट कैसे होता है वही समझाया गया है।
इससे एमसीक्यू किस तरीके से पूछ सकता है, समझ लीजिए क्या होता है। ये पूछ सकता है कि ये जो आपका यहाँ पे एक्सरे कैथोड का जो कॉइल है, या जो आपका ये टारगेट मेटल, इसको बोलते हैं टारगेट मेटल, तो टारगेट मेटल है, तो टारगेट मेटल किस चीज से बना हुआ रहता है, तो टंगस्टन से बना हुआ रहता है, टंगस्टन से बना हुआ रहता है। ये कैथोड ट्यूब का जो कॉइल रहता है वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। वाई टंगस्टन, वाई नॉट अनदर मेटल, बिकॉज टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग हीटर भी टंगस्टन का यूज करते हैं। फिर जो बल्ब आता है उसमें भी टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसको डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि हम लोग हीट किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आके इकट्ठा हो गया, बैटरी कनेक्ट किए हैं। अब देखिए क्या कराना है, ये अगर इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन का टारगेट मेटल में जाके जोर से टकराए तो यहां से फोटोन निकलेगा, फोटोन, फोटोन निकलेगा। और यही फोटोन ही एक्सरे होता है यहां से जो निकलता है। तो बट टकराएगा कैसे, इधर जाएगा कैसे, तो अगर हम लोग करंट को इधर मूव कराएं तो चार्ज इधर मूव होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट को इधर से इधर मूव कराते हैं, करंट को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो चार्ज जोर से यहां जाके टकराता है, और टकराता है तो यहां से आपका फोटोन निकलता है, और इसी फोटोन को बोलते हैं एक्सरे। तो एक्सरे इज ए हाई एनर्जी फोटोन्स, एक्सरे इज ए हाई एनर्जी फोटोन। सेम सारा फॉर्मूला जो मिनिमम वेवलेंथ हम पढ़ेंगे, सेम वही फॉर्मूला है जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, कुछ अलग अलग नहीं है। एक्सरे जो रॉन्गटन ने किया था। एक और चीज देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है, बीच में अगर एयर पार्टिकल आ गया तो टकराएगा इससे, स्कैटर हो जाएगा उधर, जाके जोर से नहीं टकरा पाएगा। इसीलिए जो एक्सरे ट्यूब रहता है या कूलिंग ट्यूब रहता है वो पूरा वैक्यूम रहता है, पूरा वैक्यूम रहता है ये। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नेचर में रहता है, कितना एयर रहता है, तो पूरा का पूरा वैक्यूम रहता है, इसमें एयर नहीं होता है, तो उस जगह छोड़ दिया जाता है जहां से आके हम लोग खड़ी हो जाते हैं, आंख तक आता है एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे ट्यूब पूरा का पूरा मेरा वैक्यूम रहता है, इसके अंदर एयर जाएगा तो वही चीज हो जाएगा, टकराएगा और इलेक्ट्रॉन और स्कैटर कर जाएगा। कैथोड रहता है, एनोड रहता है, कैथोड में हीट देते हैं टंगस्टन में ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देते हैं, यहाँ बैटरी था, बैटरी से भी करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जोर से जाके टारगेट मेटल जो कि टंगस्टन था, और जो एनोड रहता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो एनोड सरफेस पूछ देगा कि द एनोड सरफेस ऑफ कूलिंग ट्यूब इज ऑफ विच, किस मेटल से है, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन या कोई अलग। तो जो एनोड है वो कॉपर का रहेगा, जो कैथोड है वो टंगस्टन का रहेगा, और जो आपका कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जी, एनोड से थोड़ा निकलेगा। तो इसीलिए टंगस्टन का है ये, टंगस्टन का मेथड मेटल, टंगस्टन आपका टारगेट मेटल भी रहता है। एक्सरे का जो साइंटिस्ट को खोज किया था वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड ना, पंपिंग मेथड ना, हम नोट्स भेज देंगे, नोट्स आराम से भेज देंगे ना, एकदम कट कट करके भेज रहे हैं जितना आप लोग का सिलेबस में। इसलिए जो नोट्स भेज रहे हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भेज देते हैं, इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या इफेक्ट करता है, टाइम क्या करता है, वो सारा पढ़ लीजिएगा। हम जो भी आप लोगों को नोट्स भेजेंगे अभी, सब पूरा कट कट के भेजेंगे, पूरा एक बार रिविजन रीड कर लीजिए, रीड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। देखिए मिनिमम वेवलेंथ, यही आपका इसी का न्यूमेरिकल आता है, इसको हम लोग लेमडा मीन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एच सी बाई काइनेटिक एनर्जी, एच सी बाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, लेंस कांस्टेंट है, लेंस कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है आप लोग एक बार चैट में लिखिए तो याद है कि नहीं है। सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट भी लिख दीजिएगा कितना होता है, ठीक है। और जब हम लोग उसको तोड़ते हैं, कि यही मतलब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई इंटू भी लिख सकते हैं, ई वही एनर्जी को हम लोग लिखते थे ना, एनर्जी क्या लिखते थे हम लोग, एक सेकंड, हम लोग इसको लिखते थे Q इज इक्वल टू ई बाई भी, और E इज इक्वल टू क्यू इंटू बी,
ठीक है, इसीलिए हम लोग ई इंटू भी लिख देंगे यहाँ पे। ई है मेरा इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, हो सकता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने भी पूछते हैं, मीन फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है आपका सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा होता है ना, सी बाई लेमडा मीन कर दीजिए। सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है एच सी बाई, लिख सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी, सी सी कर लिया काइनेटिक एनर्जी बाई एच कर सकते हैं। याद रखिएगा, लैम्डा मीन निकाल के सी को लैम्डा मीन से डिवाइड दे देंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला दोनों पूरा कंप्लीट लिख दीजिए, फॉर्मूला पूरा कंप्लीट आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा जी। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, इसका बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप लोग एक काम करेंगे, सब समझिए, अभी आप लोग को ना हम एक प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, 2022 का भेजेंगे। देखिए क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से आया फिर भी इसी में से आएगा, और सिलेबस में आया फिर भी इसी में से आएगा। 50 का 50 क्वेश्चन मैच करवा देंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। फॉर्मूला उतार लीजिए। उम्मीद उतार लिए होंगे आप लोग फॉर्मूला। इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि H का भी एक वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34। C का भी वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा ना, तो शॉर्ट में क्या आएगा देखिए। अगर सिंपल सा एक वैल्यू आप लोग को निकालना हो तो 12,400 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नीचे में भी 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नीचे भी ये भी अप्लाई वोल्टेज। तो सिर्फ अप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा जी, और निकालना पड़ेगा आप लोग को मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए क्वेश्चन देखिए, an X-ray tube works on 30 kilovolt. What will be the wavelength of X-ray? वही फॉर्मूला चाहिए, यही वाला फॉर्मूला। किलोवोल्ट को वोल्ट में चेंज कर दीजिएगा ना, 1 किलोवोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट। जूल सेकंड होता है जी, बिल्कुल सही। गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोले थे कि 1/टाइम भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकंड कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है।
टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, तो ई इंटू टी मतलब ई का जूल और इसका सेकंड, तो एच का जूल सेकंड हो जाता है। फिर डायमेंशन क्या हो जाता है, m1 L2 t माइनस टू, एनर्जी का होता है, वर्क का भी होता है सबका सेम, और टाइम, इसलिए इसका यूनिट हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है m1 L2 t माइनस वन। ठीक है, ठीक है ना जी। आगे बढ़े, बना लिए होंगे इसको आप लोग, आराम से बना लेंगे। 1204 एंगस्ट्रॉम, 30 किलो वोल्ट, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो जीरो कट गया, और कितना आएगा यहाँ पे, 124 बाई एक जीरो यहाँ पे 30, 300 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ऐसे इसको डायरेक्टली डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना होगा, नहीं तो सिंपल सा 10 के पावर माइनस 12 कर दीजिए, और 3 4 जा 12, 1.41.3 इंटू 10 के पावर माइनस 12, एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं, पॉइंट के वैल्यू में कुछ आएगा। समझ में आया ना सभी को न्यूमेरिकल, इसी प्रकार का न्यूमेरिकल एक्सरे ट्यूब में आएगा, प्रॉपर्टी एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, कूलिंग ट्यूब भी पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन में पूछ सकता है, उसका इन्वेंट कौन किया था, रॉन्गटेन किया था 1985 में, 1885 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। इसके बाद सीधा प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो बनाते हैं जल्दी से इसको, बिल्कुल सही रहा। देखिए, पहले हम तो लेमडा मीन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 12 400 बाय वोल्ट कितना, 50 किलो वोल्ट, 50 इंटू 10 के पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। देखिए काट देते हैं इसको हम लोग, काट दिए, बचा 1 2 4, 5, और फिर से 10 के पावर एंगस्ट्रॉम में तो -12 कर देते हैं, 5 2 जा 10, 24, 5 4 जा 20, और 40, 24.8 इंटू 10 के पावर माइनस 12 आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी लैम्डा म्यू मैक्स क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा में, तो सी था 3 इंटू 10 के पावर 8, लैम्डा में हो जाएगा 24.8 इंटू 10 के पावर माइनस 12, अगर कीजिएगा तो 3 इंटू 10 का पावर 20 और 24.8। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे दो को एक जीरो कम से कम ले लेते हैं, तो 10 के पावर 19 बाई 24.8 डिवाइड दीजिए इसको, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, देख लीजिए। और अगर एक चीज देखिए, मान लीजिए इतना सही है, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, समथिंग मल्टी डिवाइड दे दीजिए और 10 के पावर 19 आएगा, ठीक है। बस अगर हो सकता है कि इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में ही रहे, लैम्डा में एंगस्ट्रॉम में, तो क्या कीजिएगा बताइए तो, कर क्या कीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, 12 400 एंगस्ट्रॉम, और नीचे में किलो वोल्ट, 50 इंटू 10 के पावर में 3, तो पूरा को आपको इसी से डिवाइड देना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम छोड़ दीजिए यहाँ पे, 12,004 मतलब कट गया 2 जीरो और 500, डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.1240, मतलब फिर से 2 आ गया, 0.2, 204, 2400 तो मतलब फिर 4, कुछ ऐसे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
0.24 कुछ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फिर से देखिएगा तो 2400 कुछ आ रहा था, तो फिर से 2000 आया तो 400, 0.248, चार से 4500 मतलब 8। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया तो बोलिए। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। आ गया जी? कितने स्टूडेंट अभी क्लास में ज्वाइन हुए? 35। 35 का 35 से मत कीजिएगा, प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ही बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। बताइए किनको किनको समझ में आ गया? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है ना? बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। फ्रीक्वेंसी तो है ही सिलेबस में, बट मिनिमम वेवलेंथ का यही फॉर्मूला रहता है, मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम। सभी लोग एक बार चैट में लिखिए, वाह मन, गुड, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन देख लीजिए। आप लोग खुद से पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है प्रॉपर्टीज, क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। एक्सरे का सुबह हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे थोड़ा बहुत, याद है कि डिटेक्ट करने के लिए हो सकता है। क्या डिटेक्ट करने के लिए हो सकता है? फ्रैक्चर इन बोन्स, ठीक है, ब्रिज में अगर कुछ है तो। आइए पहले इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। पहला प्रॉपर्टी होता है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसलिए मीन वेवलेंथ निकालने को होता है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। और इसलिए वैक्यूम में भी रखते हैं ताकि एयर वेयर पार्टिकल ना आ जाए, तो स्पीड स्लो हो जाएगा। ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। फ्लोरेसेंस मतलब चमकना, ठीक है। फ्लोरेसेंस मतलब होता है, फ्लोरेसेंस मतलब होता है चमकदार। तो जिंक सल्फाइड के साथ ये चमकता है, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। They produce fluorescence in many substance, in many substance like जिंक सल्फाइड। क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि इन चारों में से किसके साथ ये फ्लोरेसेंस बिहेव करेगा? फ्लोरेसेंस शो करेगा किसके साथ? जिंक सल्फाइड के साथ। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, इसका मतलब क्या है? नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, लेकिन फिर भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, गलती मत कर दीजिएगा। हाई पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग मतलब छेद कर सकता है, हाई पेनेट्रेटिंग पावर सो पास थ्रू मैनी सॉलिड्स। बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, इसलिए मैनी सॉलिड्स के थ्रू से पास कर सकता हो। उसके बाद प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइज कर देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन करता है जेसन विद द गैसेस। अगर जिस गैसेस में पास करेगा वो, विद द गैसेस दे पास, इन द गैसेस दे पास, विद क्या, जिस गैसेस के थ्रू अंदर से पास करेगा, इन द गैसेस दे पास। और लास्ट है फोटोन है ना ये, तो प्रोड्यूस तो कर ही सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था एक्सरे? हाई एनर्जी फोटोन्स था, प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट में 9 नंबर, एक्सरे किल सम ऑफ फॉर्म ऑफ एनिमल सेल्स, किल सम फॉर्म ऑफ एनिमल सेल्स। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन देगा कि जो एनिमल सेल्स को किल कर सकता है? तो लेजर नहीं है देगा,
किल, अगर एक्सरे दिया तो किल सम फॉर्म ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स को कर सकता वो तो पूरा एनिमल को किल कर देगा। एनिमल सेल्स, तो प्रॉपर्टीज इतना ही सारा है, देख लीजिए। इसे एक बार रिपीट कर देते हैं, देखिए सारा प्रॉपर्टी है। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, travel with the speed of light, X-ray affect photographic plates, they produce fluorescence in only zinc sulfide, मतलब मेनली जिंक सल्फाइड, ठीक है, ऑप्शन में कुछ और नहीं रहेगा क्योंकि पूरा किताब में यही है। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए था जी। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सो पास थ्रू मैनी सॉलिड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयन दे पास। आप लोग इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। उसके बाद इसको मिटा के लास्ट हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। और एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए, इसके बाद इसको मिटा रहे हैं हम लोग। वेट मतलब कि जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ आंसर, इसको हम भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं इसको हम लोग, पर इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बहुत गरीब है बेचारा, हम लोग जाते हैं एक्सरे करवाते हैं, पैसा देते हैं, तब ये जिंदा है, ठीक है। हम लोग के पैसे से पढ़ रहे हैं और हम ही लोग का मार्क्स कम करने की कोशिश करते हैं एग्जाम। छोड़िए क्या कर सकते, चलिए आगे देखिए। किल सम फॉर्म ऑफ एनिमल, भेज देंगे जी, भेज देंगे। भेज क्या देंगे, ये भेजे हुए हैं। एप्लीकेशंस देख लीजिए, एप्लीकेशंस, एप्ली एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है। पहला इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मतलब जो ब्रिज ब्रिज में काम आता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है कि यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन द बॉडी ऑफ एरोप्लेन और कार और मोटर, ठीक है। समझिएगा, इसको पूरा भेज देंगे हम लोग। एरोप्लेन या कार के बॉडी में अगर कोई डिटेक्ट डिफेक्ट है, और वैसे केस में अगर हमें उड़ा दिए एरोप्लेन, तो क्या हो जाएगा, सब के सब स्वर्ग चल जाएंगे, ऐ भी जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नाम नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत सीरियस चीज है ये, इसलिए एक्सरे काम करता है इसमें। उसके बाद देखिए, एक्सरे आर यूज्ड टू डिटेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन रबर टायर्स, अगर टायर में भी डिफेक्ट होगा तो चल जाएगा सब, इसलिए रबर टायर में भी वो यूज होता है, मतलब बहुत अच्छा चीज है, जान भी बचाता है। टेनिस बॉल, टेनिस बॉल में भी हम लोग चेक करते हैं। एक्सरे आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्लॉ और क्रैक्स इन मेटल जॉब्स। देखिए मेटल जॉब्स क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा मेटल जॉब्स क्या होता है, ठीक है। तो उसमें भी ये काम करता है, जैसे कि देखिए मेटल जॉब्स में भी ये हम लोग का यूज टू डिटेक्ट कि कोई होल तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें हम लोग काम करते हैं। डायमंड असली है कि नकली, वो भी बता देता है ये एक्सरे, रियल और फेक, रियल और फेक। डायमंड असली है कि नकली ये भी बता देता है। उसके बाद देखिए एक और चीज बताता है, एक्सरे का एक बहुत अच्छा यूज होता है कि आप लोग देखे होंगे
कि जो एयरपोर्ट रहता है वहां पे एक्सरे मशीन रहता है, जो बैग जब पास करता है तो एक्स जो देखे होंगे बैग पास करता है ना, एक ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, उसके अंदर बैग रख देते हैं, वो पास हो जाता है, तो उसका एक्सरे गिरता है और वो बैग के अंदर तक झांक लेता है कि कहीं उसमें ये तो नहीं है आपका क्या, गोल्ड तो नहीं है, सोना तो नहीं है। सोना को भी वो चेक कर लेता है, सोना ठीक है, सोना तो नहीं है उसमें, एक्सरे क्या करता है, गोल्ड को भी देख लेता है, एयरपोर्ट में हम लोग का सिक्योरिटी का काम आता है, ठीक है। उसके बाद दे आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक इन वॉल, सिविल इंजीनियर्स, मिस्त्री सब काम आता है, क्या करता है क्रैक्स, फिर इसमें भी, ब्रिज में भी क्रैक व्रैक है तो उसमें देखने के लिए काम आता है। उसके बाद एक्सरे रेडियोग्राफी इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट, क्या करते हैं जहां वेल्डेड जॉइंट होता है उससे पास करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे अगर पार चल जा रहा है इसका मतलब क्या है कि वेल्डेड जॉइंट में कहीं ना कहीं, क्योंकि वेल्डेड जॉइंट वेल्डिंग समझ है ना, वेल्डिंग जब करता है बहुत टाइप का वेल्डिंग होता है, तो अगर कहीं दिक्कत आता है वेल्डिंग जॉइंट में, इसका मतलब क्या है, यही है पास चल जा रहा है, इसका मतलब अच्छे से नहीं हुआ वेल्डिंग, इसका मतलब कोई डिप्लोमा वाला किया है वेल्डिंग, आईटीआई वाला किया है। उसके बाद देखिए मेडिकल, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग हम पीडीएफ भेज देंगे, याद कर लीजिएगा। मेडिकल में क्या होता है, एक्सरे यूज टू बोन फ्रैक्चर में यूज होता है, समझ में आ गया, मेडिकल यूज हो सकता है। स्किन डिजीज एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स, एक्सरे ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, स्किन डिजीज और डिस्ट्रॉय ट्यूमर, स्किन डिजीज में भी काम आता है और डिस्ट्रॉय ट्यूमर। फिर क्या होता है, क्योर डिजीज लाइक कैंसर, डिजीज लाइक कैंसर, देखिए सर आप तो सुबह यूबी भी बोले थे, यूबी की वजह से कैंसर होता था जी, कैंसर होता था उसकी वजह से, लेजर में भी बोले थे कैंसर, तो जो भी हाई, जो हाई एनर्जी रहता है ना, वो क्या करता है कैंसर का कीटाणु सबको मार देता है, इसलिए जो भी हाई रहता है हाई एनर्जी वाला, उसको हम लोग लिख देते हैं क्योर डिजीज लाइक कैंसर, उससे हम लोग कैंसर ठीक कर सकते हैं। एक्सरे यूज टू डिटेक्ट बुलेट पोजीशंस इनसाइड द बॉडी, कि कोई पता चला कि खोज में मिल ही नहीं रहा है, कहीं बुलेट फंस गया और मिल ही नहीं रहा वो, तो क्या करेंगे, अंदर बॉडी में चला गया मिल ही नहीं रहा, तो एक्सरे पास है दिख जाएगा कहाँ गोली फंसा था, फिर बॉडी का एक्सरे करेंगे। साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या होता है, एक्सरे यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का स्टडी करने में काम आता है। रबर का स्ट्रक्चर, रबर का और प्लास्टिक का स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी काम आता है, तो देखते हो आप लोग उसका स्ट्रक्चर का शेप एक्सरे से पता चलता है, ठीक है। तो बेसिक एप्लीकेशन है, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, इसका एप्लीकेशन थोड़ा रट लीजिए, प्रॉपर्टी रट लीजिए, प्रॉपर्टी बता दी तो सारा भूल गया था, एक बार रट लीजिएगा समझ में आ जाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी और इसका एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, कोडिंग थ्रू में कैसे काम होता है समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन टू एक्सरे, मतलब एक्सरे कौन खोज किया था, ये क्या होता है, हाई एनर्जी फोटोन्स होता है। लेजर में क्या की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ ली, ठीक है। पंपिंग मेथड बेसिक था वो सब आउट ऑफ सिलेबस है फिर भी बता दिए। अब देखिए थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल बना लीजिए, यस सर, गन वगैरह पैसा, हाँ देखिए, इसमें तो आदमी सब जूता उता में छिपा के लेके आता है, ठीक है, खोपड़ी खोलते हैं, खोपड़ी खोल के मतलब समझ ना, बाल में लगा के नकली बाल वगैरह लगा के लेके आता है, बट बैग में नहीं डालता है, क्योंकि बैग ही चेक करता है इंसान, इंसान को वहां से नहीं पार करता, इंसान को भी चेक करना चाहिए, चेक करता होगा, हमें कभी गई नहीं है तो ये कभी बात नहीं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, द एनर्जी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, 3.3 eV, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो सेम E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, न्यू निकालना है, E बाई एच, E क्या है 3.3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, एच 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, बस कैलकुलेट कर दीजिएगा आपका निकल जाएगा।
एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो डालते हैं लास्ट क्वेश्चन, आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क इसको बना लीजिएगा कि फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। सिंपल सा वोल्टेज लिखना दिया गया है, उतना क्वेश्चन लिखते 1000 किलो वोल्ट दिया गया, आराम से निकल जाएगा। मिनिमम 12400 एंगस्ट्रॉम बाई 1000 किलो वोल्ट पर डिवाइड दे दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जी, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर 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 मिडिल क्लास, लोअर में भी लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, सभी को थैंक यू। समझ में आ गया आप लोग को एक्सरे और पूरा इसका पीडीएफ, इसका पहले तो फोटो जो खींचे थे वो भेजते हैं, और सभी का पीडीएफ बना बना के सिर्फ वही पेज भेजेंगे जो आप लोग का सिलेबस में है। बस रीड कर लीजिएगा, हम समझा दिए, आज अभी रीड कर लीजिएगा। कम से कम हमको आधा घंटा टाइम लगेगा फिर से उसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना के बनाने के लिए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी भेजने का, जल्दी से जल्दी पढ़ के खत्म कर लीजिएगा। पहले इसका न्यूमेरिकल का फोटो भेज देते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल आराम से तब तक बनाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह, तभी तक आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया चैप्टर। सुबह टाइम इन्फॉर्म कर देते हैं अभी ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राहुल।